यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। तो नमस्कार। तो आज का हमारा विषय है, मालूम है क्या विषय क्या है? नहीं मालूम? तो आज का हमारा विषय है इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, इमोशन माने मालूम है? इमोशन माने हमारी भावनाएं। हमें कभी क्रोध आ जाता है ना, डर लगता है हमको, है ना, मन में होता है ना, मुझे क्रोध आ गया, मुझे गुस्सा आ गया, मुझे डर लग रहा है, मुझे चिंता हो रही है ना, मैं चिढ़ गया, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बड़े आनंद में हूँ। तो ये जो मन की ये जो भावनाएं रहती है, तो उसको हमने ठीक से कंट्रोल करना चाहिए। जैसे बोलते हैं कि हम लोग आईक्यू को महत्व देते हैं, बराबर? आईक्यू माने मालूम है क्या है? इंटेलिजेंट कोशेंट। हम बोलते हैं ना, आइंस्टाइन का आईक्यू इतना था, माने उसकी बुद्धि बहुत थी, तो आईक्यू गिन सकते हैं हम। तो बोलते हैं, हमको भी लगता है अरे हमारा भी आईक्यू बढ़ना चाहिए तो हमें बड़ा यश मिलेगा। ओके, अब साइंटिस्ट बोल रहे हैं आईक्यू से भी ज़्यादा महत्व की बात है ईक्यू। ईक्यू माने इमोशनल कोशेंट। पहला हमने देखा आईक्यू, इंटेलिजेंट कोशेंट, तो वैसा दूसरा है इमोशनल कोशेंट। तो इमोशनल कोशेंट जिसका जितना ज़्यादा रहेगा वो अपने जीवन में यशस्वी होता है। ओके, तो आप जैसे पढ़ाई के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं ना कि यार पढ़ने से अच्छा अंक प्राप्त हो गए मुझे, तो मुझे जीवन में बहुत यश मिलेगा। तो उससे भी ज़्यादा अब याद रखना कि जिसका ईक्यू ज़्यादा रहता है, तो माने स्टेबिलिटी उसके जीवन में है, उसकी भावनाएं कंट्रोल में है, तो यशस्वी होता है। तो हम इसके कुछ मिले जुले उदाहरण देखेंगे। पिछली बार आपने सीक्रेट ऑफ सक्सेस में देखा, बहुत सारे हमने उदाहरण देखे, बराबर ना, कितने सारे किस्से देखे उसमें। तो जैसे एक बार एक गणपति उत्सव था, तो कभी कभी क्या होता है कि अन्य धर्म के लोग और जिनका गणपति उत्सव है उस धर्म के लोग, कभी कभी कुछ लड़ाई हो जाती है, राइट्स होते हैं, दंगा फसाद होता है। अब पुलिस को कुछ करना पड़ता है। अब पुलिस बताती है कि अरे शांत रहो, नहीं सुनते तो लाठीचार्ज करती है, उससे भी नहीं सुनती है तो अल्टीमेटली पुलिस को फायरिंग करना पड़ता है। जनरली पुलिस फायरिंग नहीं करती। अब ऐसे एक बार फायरिंग हुआ और उसमें 4 लोग मर गए, 3 4 5 लोग। तो उसके बाद जनरली ऐसा होता है ना कि पुलिस ने नहीं फायरिंग की तो लोग बोलेंगे अरे इतना दंगा फसाद बढ़ गया, पुलिस क्या कर रही थी? अच्छा, पुलिस ने कंट्रोल किया तो पुलिस ने ज्यादती की। ऐसा करना चाहिए था क्या पुलिस ने? इंक्वायरी कमीशन, तो फिर गवर्नमेंट भी बोलते हैं हाँ हम इंक्वायरी कमीशन वगैरह लगाएंगे, बराबर। अब जो पुलिस लोग थे ना जिन्होंने फायरिंग की थी, अब वो तो उनके मन में आया फायरिंग करते, ऐसा नहीं, उनका जो बड़ा ऑफिसर है वो उनको बताते हैं कि अब फायरिंग करने के सिवा दूसरा चारा नहीं है, अभी फायरिंग करो। तो अब जैसी एक कमीशन इसकी कमीशन अपॉइंट हुआ कि भाई इसकी इंक्वायरी होगी, सचमुच में फायरिंग की ज़रूरत थी क्या, कौन जिम्मेदार, वगैरह वगैरह। अनफॉर्चुनेटली ना, जैसी इस कमीशन का अनाउंसमेंट हुआ कि इंक्वायरी होगी, तो फायरिंग करने वाले में से एक जो कांस्टेबल था, एक पुलिस वाला, उसने यार सुसाइड कर लिया, फैन से लटक गया। क्यों? उसको भी चिंता होने लगी
कि अगर एक कमीशन वाले बोलेंगे कि हाँ ये सब पुलिस वाले ही दोषी है, अगर मुझे दोषी समझेंगे तो मुझे जेल में भेज देंगे, मेरे बीवी बच्चे का क्या होगा, बराबर। चलो यहाँ तक ठीक है, लेकिन भैया अभी तुम सुसाइड करने के बाद तुम्हारे बीवी बच्चे का अच्छा होने वाला है क्या? तुम फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है वो देखेंगे ना बाद में। और तुमने तो कुछ ऐसे फायर ही नहीं किया, तुम्हारे ऑफिसर ने बोला है इसलिए तुमने किया, तुम क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? और वैसे भी वो लोग तो बहुत गड़बड़ कर रहे थे, वो भी है ना। और फ्यूचर में 5, 10, 15 साल के बाद तुमको अगर सजा मिलेगी भी तो देखेंगे 15 साल के बाद। तब तक तो तुम्हारी नौकरी करो, कुछ पेंशन या सस्पेंड भी हुए तो कुछ पैसे मिलेंगे वगैरह, पगार चालू रहेगी, बीवी बच्चे का ठीक होगा, बराबर ना। तो ये विचार उसके मन में नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ? उसकी स्टेबिलिटी नहीं थी, उसका मन स्टेबल नहीं था, मजबूत नहीं था। चिंता करना गलत बात नहीं है, क्रोध करना गलत बात नहीं है। जैसे हमारे देश के ऊपर कोई आक्रमण कर देता तो हमें क्रोध आ जाता है, बराबर। अब लेकिन क्रोध आया और वहां 50 सैनिक है पाकिस्तान के और तुम अकेले हो, तुम बड़ा गुस्सा आ गया मुझे, और मेरे पास तलवार भी नहीं है, बंदूक भी नहीं है, वो तीर कमान है मेरे पास, और उनको भी मार डालूंगा, जाता हो भी तीर कमान। तो 50 लोग तो तुमको इतना मारेंगे, राम नाम सत्य है ना। तो गुस्सा आना ठीक है, लेकिन गुस्से को तुमको कंट्रोल नहीं कर पाए और सीधा उनके ऊपर टूट पड़े, और उन्होंने इतनी चटनी बना दी कि हमारी हड्डियां भी मिली नहीं हमको वापस। हाँ, गुस्सा आया ठीक है, उन्होंने भी हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया, हमारी गलती नहीं है, फिर भी अब इनको मैं सबक सिखाऊंगा। ये गुस्सा आया ठीक है, तो शिवाजी महाराज की तरफ करो, कहीं छुप जाओ, तुम्हारे एरोस को जो है उसमें पॉइजन लगाओ और एक मारो, हो गया, एक सैनिक मर गया, भाग जाओ वहां से। और तो जंगल में वो आपको कहाँ ढूंढेंगे? फिर से वो चलने लगे, फिर से छुपके छुपके उनके पीछे जा सकते हैं हम, और फिर से 2-4 एरो मारे, वो जब आएंगे तब और भाग गए, छुप गए, उनको पता ही नहीं चला जंगल में क्या कर, है ना। तो क्रोध आया वो गलत बात नहीं है, लेकिन उनके ऊपर मैं टूट पड़ता हूँ अकेला ही, वो गलत बात है, वो स्टेबिलिटी नहीं है, और दूसरे आदमी में स्टेबिलिटी है। तो शिवाजी महाराज को भी गुस्सा आता था कि हमारी प्रजा के ऊपर आक्रमण करते हैं, हमारे मंदिर तोड़ देते हैं, और शिवाजी महाराज ने अच्छा सबक भी सिखाया उनको, लेकिन दिमाग शांत रख के। सो दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। तो ये जो हमारे कांस्टेबल है उनमें स्टेबिलिटी नहीं थी अनफॉर्चुनेटली, और उसके परिणाम क्या हुए? उनकी जान गई, उनके बीवी का क्या होगा, उनकी पत्नी का क्या हुआ होगा, उनके बच्चों का क्या हुआ होगा, बराबर है ना। तो अभी इसका अर्थ समझ में आया आपको कि स्टेबिलिटी हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है, बराबर। जैसे देखो, हम डैम बनाते हैं, तो डैम में पानी आता है तो बहुत अच्छा, आना ही चाहिए, लेकिन अगर वो डैम फूट गया तो सब तबाही मच जाती है ना। डैम में पानी इकट्ठा करना कुछ गलत बात नहीं, उसको ठीक से चैनलाइज करते हैं हम तो कितने सारी फसल होती है, कितने सारे खेत हमारे अच्छे हरे भरे हो जाएंगे, तो पानी की गलती नहीं है। तो ऐसी ही हमारी ये जो भावनाएं हैं गलत नहीं है, लेकिन उसको ठीक से चैनलाइज करना चाहिए हमने। बर्स्ट हो जाएंगी तो गड़बड़ हो जाती है, बराबर ना। जैसे एक लड़का है, उसका वो स्कूल में जाता है, तुम्हारी इतना ही है, छोटा शायद तुमसे भी छोटा, लेकिन उसको गुस्सा बड़ा ज़्यादा आता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तो हम बोलेंगे कि उसकी स्टेबिलिटी कम है ना। तो शिक्षक लोग वहाँ अच्छा है, टीचर लोग तो उसको समझाते हैं, लेकिन वो पट्टा समझता ही नहीं। तो एक बार वो टीचर अब वहाँ मार नहीं सकते, नहीं तो किसी दूसरे स्कूल में टीचर बोलेगा अच्छा इस कोने में आ तो जरा तू, है ना, फिर मालूम है क्या होगा उसका। लेकिन वो टीचर अच्छे है, बोले चल तेरे को प्रिंसिपल के पास लेके चलता हूँ।
तो प्रिंसिपल अच्छे थे, टीचर को बोलते बड़े अच्छे थे प्रिंसिपल, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी थी प्रिंसिपल की। नहीं तो कुछ कुछ मालूम है ना, वो कुछ टीचर उनको गुस्सा आ गया और बाप रे बाप इतना मारेंगे इतना मारेंगे, वो लड़के को कुछ हो गया तो पेपर में नाम आ जाता है वो टीचर का, टीचर की हकाल पट्टी हो जाती है। तो इसका मतलब उनकी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं रहती, ठीक नहीं रहती, इसका उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। अब वो टीचर प्रिंसिपल के पास आते हैं, प्रिंसिपल की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो, हमेशा प्रसन्न रहते, शांत रहते, हिमालय जैसा, एक शब्द हमेशा याद रखना इमोशनल स्टेबिलिटी में, हमको हिमालय जैसा होना है। तो हिमालय देखो, तो हिमालय के आजू बाजू में कितना भी बड़ा तूफान आया तो कभी तुमने ऐसा सुना है क्या, अरे यार इतना बड़ा तूफान आया ना तो हिमालय तो यहाँ खड़ा था ना, तो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर चला गया हिमालय, वो तूफान उड़ा के लेके गया हिमालय को? सुना है कभी ऐसा? नहीं, क्योंकि हिमालय मजबूत है। वो हिमालय बोलेगा अरे किसी के बाप की ताकत नहीं मुझे हिलाने की, मैं स्टेबल हूं, स्थिर हूं, स्टेबल माने स्थिर हूं, है ना, मजबूत हूं। इसीलिए इसको ही स्वामी जी बोलते हैं स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। तो मुझ में वो स्ट्रेंथ है। अच्छा, और दूसरा घास का तिनका, घास मालूम है तुम लोग को, तिनका एक छोटा सा इतना, अच्छा उसको ऐसा करने से इतना 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 हिलना लगेगा वो तिनका। तो तुमको कौन सी पर्सनैलिटी चाहिए, घास के तिनके जैसा बनना है तुमको कि हिमालय जैसा बनना है? हिमालय जैसा, बराबर ना? तो ठीक है, तो ये हिमालय जैसा याद रखना। तो ये जो अभी प्रिंसिपल की बात कर रहे वो हिमालय जैसा थे, बिल्कुल शांत, उनको कोई गर्म नहीं कर सकता था, जो भी निर्णय लेते थे शांति से लेते थे। तो टीचर को बोलते आप जाइए, पूछा भी नहीं टीचर को कि क्यों लाए इस बंदे को, और उस लड़के को बोलते आओ बैठो। अब इतना तो मालूम है कि टीचर ने लाया है तो इसने कुछ गड़बड़ किया है इसलिए लाया है। तो बोले बैठो, तो लड़का बैठा है, बोले क्यों लाया टीचर तुमको? सुना कभी ऐसा प्रिंसिपल करेंगे कि टीचर ने लाया, टीचर को बोलते आप जाइए मैं इससे बात करता हूँ? क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी अच्छी है, उनका अपने ऊपर आत्मविश्वास है कि मैं हैंडल कर सकता हूँ सिचुएशन को बराबर। तो लड़का बोलता है, पूछते हैं कि क्यों तुम्हारे टीचर क्यों लेके आए मेरे पास, कुछ गड़बड़ की? हंसते हैं, कुछ गड़बड़ की? नहीं तो दूसरे टीचर बोलेंगे क्या क्या किया तुमने, है ना, ऐसा नहीं, हंस के पूछते हैं क्या कुछ गड़बड़ की? बोले सर ना मुझे गुस्सा बहुत आता है। बोले अच्छा, बोले तुम दिखते तो नहीं हो ऐसे, बड़े सुंदर लग रहे हो। हाँ सर मैं सुंदर लगता हूँ लेकिन मुझे गुस्सा ना बहुत आ जाता है। तो सर को भी बड़ा अच्छा लगा, बोले अच्छा, तो बोले क्या करते हो, किस बात का गुस्सा आता है तुम्हें? सर अगर हम जा रहे हैं ना और किसी ने हमको धक्का मार दिया, गलती से भी धक्का लग गया ना, बोले फट से हम एक पंच दे देते उसको। और छोटा सा लड़का रहता है लेकिन हट्टा कट्टा रहता है, अच्छा मजबूत है, हीमैन जैसा। तो सर हंसते हैं, बोलते हैं नाम क्या तुम्हारा? जी सर बलराम। अरे बोले बलराम बड़ा जोरदार नाम है तुम्हारा। तो बोले बलराम ये तो अच्छा ही है, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, स्वामी जी बोलते। तो बलराम सोचने लगा है क्या गांधीगिरी कर रहे क्या, टॉन्टिंग कर रहे क्या मुझे कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वो टीचर तो मुझे इसलिए लेके आए। तो सर बोलते अरे नहीं नहीं ठीक है, तुम व्यायाम वगैरह करते हो? बोले हाँ मेरे पिताजी के साथ मैं रनिंग वगैरह मारने के लिए जाता हूँ, थोड़ा सा ये भी कर लेता हूँ, कसरत कर लेता हूँ। तो बोले बहुत अच्छी बात है। तो बोले तुमको ऐसा गुस्सा आ जाता है, और किस बात का गुस्सा आता है? सर मुझे कोई चिढ़ाता है ना तो मुझे गुस्सा आ जाता है, फिर उसको भी एक पंच देते। तो बोले मैं तो सर सोचने लगे इसको बोले बॉक्सिंग के टीम में डालना चाहिए, अपने को कुछ ओलंपिक के 2-4 मेडल मिल जाएंगे। तो फिर सर बोलते अच्छा ठीक है बलराम कोई बात नहीं है, छोटा सा ही प्रॉब्लम है। बोलते अरे क्या बड़े अच्छे सर है, बाकी के सब टीचर परेशान हो गए, मेरे घर वाले परेशान हो गए, और सर बोल रहे कि बिल्कुल छोटा सा प्रॉब्लम है। तो देख रहा है कि सर में गलत है या मुझ में गलत हूँ। और सर बोलते अरे इसका इलाज है अपने पास, चिंता मत करो तुम। अच्छा बोले बलराम अब जाने दो, मुझे एक बात बताओ, तुमको आसान काम करना लगता है अच्छा कि टफ कठिन काम चैलेंज वाला काम अच्छा लगता है?
अब तुम लोग क्या बताओगे, आसान काम अच्छा लगता है कि बोले चैलेंज वाला काम? बिल्कुल। तो बलराम बोलता है सर आसान काम तो कोई भी करता है ना, हम तो बलराम हैं, हमारा नाम भी बलराम है, हमारे यहाँ तो स्वामी जी का फोटो भी है, हम तो बोले चैलेंज वाला काम करेंगे सर। अरे बोले शाबाश, मुझे ऐसा ही तो लड़का चाहिए, स्वामी विवेकानंद को भी ऐसा ही लड़का चाहिए, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो बोले तुम चैलेंज वाला काम, जो कठिन काम है, हार्ड काम है, वो करोगे बराबर ना? यस सर। अरे शाबाश। अच्छा बोले बलराम, अभी कल अगर तुम स्कूल में गए, स्कूल में आए और किसी लड़के ने अगर तुमको धक्का मार दिया या लग गया, तो बोले तुम क्या करोगे? सर मैंने बोला ना उसको एक पंच देता हूं मैं। अरे नहीं देना है ना पंच, उस समय मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारे दोनों हाथ तुम्हारे जेब में रखना, तब सर इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन सर बोलते, लेकिन बलराम अभी तो तुम बोल रहे कि तुमको डिफिकल्ट काम करने वाला अच्छा लगता है, चैलेंज वाला काम अच्छा लगता है ना, आसान काम अच्छा नहीं है। आई गॉट योर पॉइंट सर। तो बोले आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। अब सर देखिए, अब मुझे समझ में आया। तो बोले अभी कल कोई भी मुझे चिढ़ाएगा ना और कुछ भी करेगा ना, तो मेरे हाथ में तो बोले ऐसा 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 करेगा मेरा हाथ, लेकिन मैं जेब में रखूंगा दोनों हाथ, मैंने ये भी हाथ नहीं चलाऊंगा। ओके। और सचमुच में दूसरे दिन से ना उसने बराबर कुछ भी होता था तो दोनों हाथ ऐसे ही रखता था जेब में, देखता था गुर्रा के उस लड़के की तरफ, लेकिन रखता था दोनों हाथ जेब में। अब मुझे बताओ यार, स्वामी जी जो बोलते स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, तो कल तक वो लड़का उसने किसी को भी कुछ, किसी ने उसको कुछ किया तो पहले मार देता था, उसमें स्ट्रेंथ है या इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है दोनों हाथ जेब में रखने में? दोनों हाथ जेब में रखने में, क्योंकि उसने अपने अभी माइंड को कंट्रोल किया है, स्टेबल किया है, बराबर ना? और इसको ही ना एक गीता में बहुत अच्छा श्लोक है, वो बाद में शोमेन महाराज को बोल के वहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिख देना वो श्लोक, और सब लोग कंठस्थ कर लेना, बड़ा अच्छा श्लोक है। उसका मीनिंग भी बता दो पहले संस्कृत में। उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। और दूसरा भी श्लोक है, तो इसका मतलब ये है कि आप खुद को ऊपर उठाइए, नीचे मत जाने दीजिए, क्योंकि तुम स्वयं के मित्र हो और तुम स्वयं ही स्वयं के दुश्मन हो, शत्रु हो। तो बोलते रहे हम अपने मित्र है और हम हमारे शत्रु कैसे कैसे? तो बोलते व्हेन यू कैन कंट्रोल योर माइंड यू आर योर बेस्ट फ्रेंड। ओके। एंड व्हेन योर माइंड कंट्रोल्स यू, यू आर योर वर्स्ट एनिमी। समझ में आया कि जब तुम अपने मन को कंट्रोल करते हो, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हो, तब तुम तुम्हारे सर्वोत्तम मित्र हो, और जब भावनाओं को कंट्रोल नहीं करते तब तुम तुम्हारे दुश्मन बन जाते हो, बराबर? अब इस लड़के ने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया। अब दूसरा लड़का देखो, भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकने से, जैसे कांस्टेबल का उदाहरण देखते हैं हम, उसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पाया क्या? वो नहीं, उसके मन में चिंता आ गई, बस उसमें बह गया। नदी में बाढ़ आती है, तुम तैर रहे हो, और जैसे पानी का करंट बढ़ता है कुछ कारणवश, और तुम अगर बह जाते हो तो तुमको अच्छा बोलते हैं क्या लोग? ना। लेकिन कितना भी बड़ा करंट हो, तुम बह नहीं जाते, तुम बिल्कुल तैर के किनारे पे आ जाते हो, तुमको क्या बोलते लोग? अरे यार क्या मजबूत आदमी है ना, ये तैर सका बराबर। तो इसमें ये चिंता, क्रोध, ये जो सब भावनाएं, उसमें बह नहीं जाना है हमने। अब दूसरे लड़के का उदाहरण देखो, चौथी में, अब यहाँ स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम रहती है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में वो चौथी की स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम रहती थी पहले, अब है कि नहीं मालूम नहीं। तो ना पूरे महाराष्ट्र में वो लड़का फर्स्ट आया। माने कितना बुद्धिमान होगा, माने IQ है ना, बुद्धिमान माने IQ उसका ज़बरदस्त है। देखिए हम लोग बोल रहे थे ना IQ से भी बड़ा EQ रहता है, सिर्फ IQ होने से नहीं चलता,
IQ बढ़ाओ, लेकिन उसके साथ EQ बढ़ाना चाहिए। अब ये लड़का देखो पूरे महाराष्ट्र में प्रथम आया है, तो बड़ा जोरदार है, बुद्धिमान है, IQ जबरदस्त है। 10वीं में उसको ना 97 या ऐसे कुछ मार्क है। अभी भी बोलेंगे ना IQ जबरदस्त है उसका। अच्छा, लेकिन कुछ दिनों के बाद, शायद 1 साल या 2 साल के बाद कुछ ऐसा हो जाता है ना, पुलिस उसको अरेस्ट करती है। क्यों पुलिस उसको अरेस्ट करती है? और कारण मालूम है क्या? वो लोगों के मोबाइल चुराता है। तो पुलिस को आश्चर्य लगता है, क्यों चुराता है मोबाइल? पुलिस पूछताछ करती है। पुलिस को थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि मामला सीधा साधा नहीं है, कि इसी पे पैसे के लिए नहीं चुरा रहा है। ऐसे इससे बोलने से तो पता नहीं चलता, ऐसा कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कुछ मन का प्रॉब्लम है। तो पुलिस ठीक से उससे पूछताछ करती है, कब से चुराने लगे, क्यों चुराने लगे। मालूम है क्या बोलता है वो? बोले एक बार मेरे पास अच्छा मोबाइल था और किसी ने मेरा मोबाइल चुराया, इसलिए मुझे इतना गुस्सा आया, तब से मैंने सोचा कि मैं भी लोगों के मोबाइल चुराऊंगा। अभी देखो उसका ये ठीक था क्या एटीट्यूड? नहीं। अच्छा, किसी ने चुराया, ठीक है, गलत किया, लेकिन अभी तुम भी वैसा करोगे तो भैया अभी तो जेल में, अभी उसको भेज दिया होगा कहीं जेल में, उसकी पढ़ाई का क्या होगा? ये जब घर में आएगा तो भी लोग बोलेंगे अरे चोर लड़का है, इसको आने मत दो अपने घर में, सावधान रहो, बराबर ना? तो ये लड़का अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाया। अभी समझ में आया, IQ था लेकिन EQ नहीं है उसके पास, बराबर ना? EQ नहीं है, इसलिए उसका प्रॉब्लम हुआ। तो ये बात हमने समझनी चाहिए। जैसा EQ का और एक उदाहरण बताते हैं। अभी तुम लोग क्रिकेट वगैरह देखते हो, बराबर ना? और अभी तुम्हारा मन कुछ लोगों का, ठीक है, अभी मैं अच्छा लेक्चर दे रहा हूँ तो इतना मन नहीं है, नहीं तो न्यूजीलैंड की मैच की तरफ है मन, है ना? तो एक कोई बैटिंग कर रहा है, वो आखिरी के प्लेयर ज़्यादातर बैटिंग अच्छी आती नहीं उनको, बॉलर रहते वो लोग, है ना? तो बैटिंग कर रहा है। अब वो बॉलर भी सामने के, उसको मालूम रहता है कि ये ऐसा ही है टेलर। और जो विकेट कीपर रहते हैं और स्लीप में और गली में जो प्लेयर रहते हैं ना, मालूम है क्या करते हैं? फिर वो बॉलर को पहले ही बता देते हैं कि तुम ना 2-4 डॉट बॉल डालना, ये खेल नहीं पाएगा, बराबर? और फिर गली में से और स्लीप में से और वो विकेट कीपर वगैरह आपस में बात करते हैं, इसको सुनाई देगा ऐसा, अरे बोले कुछ काम का नहीं है, एक बॉल नहीं मार पा रहा है, सिर्फ प्लेट कर रहा है, इसके बैट को तो बॉल ही नहीं लग रहा है, बोले कुछ दम ही नहीं इसमें। हाँ, उस बॉलर को बड़ा गुस्सा आ जाता है, मेरे को ऐसा बोल रहा है, बस देख अभी कैसा मारता हो इसको, इनको दिखा दो मुझे। बड़ा गुस्सा आ गया, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ना। बस अगला बॉल आता है तो आंख मिटा के ऐसी बैट घुमाता है ना, बैट ऊपर बॉल नीचे से, क्लीन बोल्ड। अरे भैया, वो तुम्हारा इतना गुड लेंथ बॉल था, तुम्हारे स्टंप पे आ रहा है, अब तुम कौन से टाइप के बैट्समैन हो? अच्छा, और सचिन को तुम डालो, 6 बॉल डॉट बॉल डालो, 12 बॉल डॉट बॉल डालो, और इधर के स्लिप के कितने भी लोग कुछ भी बोले, अरे यार गया है कोहली ना, गया काम से गया, कुछ नहीं, वो मार ही नहीं पाता यार, मेरी बॉलिंग ही नहीं खेल पाएगा। तो सचिन क्या ऐसा लगता है कि चिढ़ के मारेगा बॉल को? ना, उसकी स्टेबिलिटी है, और इसलिए सचिन इतना बड़ा बैट्समैन है। और बाकी के देखो, और ये ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत सारे ऐसा ही करते थे। इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एक शब्द यूज करते हैं, स्लेजिंग। वो ऐसे ही चिढ़ाते, चिढ़ाने से फिर वो गर्म हो गया, बस उसकी विकेट चली जाती है। तो हमारी ये स्टेबिलिटी होनी चाहिए अच्छी। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस हम कहाँ कर सकते हैं? हमारी स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। यूँ अभी तुम मैच देखते हो, ओके,
मैच देखते समय ना बोलना तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है, घास जैसी है कि हिमालय जैसी है? हिमालय जैसी। पहले ही हॉल में, टीवी के हॉल में जाते समय ही सावधान होना, अरे मैं हिमालय हूँ, स्ट्रांग हूँ, बहुत बड़ा हूँ, विशाल हूँ। अब तुम देख रहे हो, अरे गया यार, ये ओपनर गया, अरे ओपनर का दूसरा भी गया यार, तो फिर क्या बोलोगे? अरे गया गया गया, रुके बैठना है क्या वहाँ? ना, बोले अरे गया तो गया, अभी हमारे 9 प्लेयर और है, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, है ना। हमारे महाराष्ट्र के एक सेनापति थे, उनका पराभव हुआ, ऐसे नीचे पड़े थे, और एक जो उनके मुस्लिम सरदार थे वो उनके पास आके उनके सीने पे पैर रखते हैं। उनका क्या नाम था मैं भूल गया। क्यों लड़ोगे क्या हमारे साथ? देखो वो अभी एक्शन में मर जाएगा, लेकिन बोलते हैं हाँ बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। दैट इज स्टेबिलिटी, बराबर ना। हिम्मत नहीं हारी, डर नहीं रहा हो। तो ऐसे क्रिकेट में भी हम हार भी रहे तो भी बोलना हार तो क्या, नेक्स्ट मैच और है। ऐसी कितनी सारी मैचेस जीती है हमने, हार जीत तो होती रहती है, बराबर। और इसको ये हमेशा याद रखना। एक बहुत अच्छे एक मूवी है हिप हिप हुर्रे, उस मूवी का नाम ही है शायद, और उसमें एक गीत है, हार और जीत तो होती है, खेल तो यारो खेलने दो, हिप 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 हुर्रे हो, ऐसा वो गीत है। अरे यार हार जीत तो होती है, हम तो खेल खेलेंगे, ओके। और देखो, और ये तत्व है ना हमारे गीता में भी, भगवत गीता में भी बताया है इमोशनल स्टेबिलिटी का ये सूत्र। भगवान कृष्ण जैसी स्टेबिलिटी तो किसकी नहीं है। अरे इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, भगवान कृष्ण को मालूम है लाखों लोग मरने वाले, फिर भी शांत है भगवान कृष्ण। वो अर्जुन को हंसते हंसते उत्तर दे रहे, प्रहसन्निव भारत, ऐसा बोलते हैं, हंसते हंसते। वो खुद डर गए, डिप्रेशन में गए, डर लगने लगा, थर थर कांपने लगे। नहीं, अर्जुन का हुआ था ऐसा। वो बोलते कृष्ण अरे मैं बाण नहीं पकड़ पा रहा हूँ, मेरा धनुष नहीं पकड़ पा रहा हूँ, मैं थर थर कांप रहा हूँ, देख मेरा मुंह बिल्कुल सूख गया है, मेरी जीवा सूख गई है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। और उसकी स्टेबिलिटी कम पड़ गई है अर्जुन की। लेकिन भगवान कृष्ण वैसे नहीं है। और भगवान कृष्ण फिर एक श्लोक बताते हैं अर्जुन को, वो तुम्हारे जीवन में भी याद रखना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, तुमको अगर सुख शांति से रहना है ना, चैन से रहना है, तो भैया सुख और दुख में समान रहना। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो, लाभ हो तुम्हारा या हानि हो उसमें शांत रहना। जया जयो, जय हो या पराजय हो सेम रहना उसमें। क्यों? अरे आज हमारी जय हुई है, कल तो पराजय हो सकते है ना। आज अगर हम बहुत नाचने लगेंगे जय से, हम मैच जीत गए और इतना नाचने लगे, तो समझ लेना कि ये आदमी अभी देखो आनंद कंट्रोल नहीं कर पा रहा है आदमी। तो आनंद जब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब जब दुख आएगा वो भी हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सही बात ना। तो हमको आनंद भी, हाँ अच्छा हुआ भाई जीत गए, बड़ा मजा आया, हो गया है। लेकिन कुछ कुछ लोग मालूम है ना, आप जब जीतते वगैरह कुछ उनको यश मिलता है, तो इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि वो आनंद प्रकट करने के लिए दारू पीते हैं, फिर शराब पीते हैं। और शराब पीने के बाद तो फिर उनके कपड़े देखो और क्या 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 देखो ही मत, छोड़ो, है ना। फिर किसी से झगड़ा कर बैठते हैं, और झगड़ा ज़्यादा ही हो गया तो उसकी हत्या वगैरह भी हो जाती है। बोलेंगे अरे यार ये आनंद की वजह से, तुमने अगर थोड़ा सा आनंद कंट्रोल किया होता तो ये तुम्हारी गत नहीं होती, या अगर हत्या भी नहीं हुई तो ये अगर ज़्यादा गड़बड़ करेगा तो 3-4 लड़के लोग एक कोने में लेके जाके उसका अच्छा मुरब्बा बना देंगे, है ना, और किसी गटर में पटर में डाल देंगे उसको। तो हमने आनंद भी कंट्रोल करना चाहिए। अब देखो स्वामी विवेकानंद का देखो तुम, स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका से आए, इसलिए ना तुम सब लोग स्वामी विवेकानंद का पढ़ो, रोज 5-5 मिनट भी अगर पढ़ोगे ना,
रादर एक काम कर सकते हैं, आपके शोमैन महाराज आपको परमिशन देंगे तो, स्वामी विवेकानंद का इतना बड़ा लाइफ है। अच्छा, तो रोज तुम्हारा अगर प्रेयर होता है तो उसके बाद 5 मिनट या 10 मिनट किसी एक ने पढ़ना और बाकी सब लोगों ने सुनना। बिल्कुल पर्सनैलिटी तुम्हारी चेंज होगी 100%। मैं तुमसे बेट लगाता हूँ, रोज अगर हम 10-10 मिनट स्वामी जी का पढ़ेंगे ना, बिल्कुल पर्सनैलिटी चेंज होती है। क्योंकि मालूम है क्यों होती है? अरे जिसका हम संग करते हैं ना, उसका हमें रंग लगता है। जिसका हम संग करते हैं उसका रंग लगता है। तो स्वामी जी का अगर रंग हमें लग गया तो स्वामी जी में तो सब अच्छे अच्छे गुण हैं। अब देखो, स्वामी जी अमेरिका से वापस आए भारत में। अमेरिका में सब अमेरिका को हिला दिया उन्होंने लेक्चर में। इतने सारे लेक्चर्स हुए स्वामी जी के, कितने सारे फॉलोअर्स हुए, सब भारत में न्यूज़ आई। तो सबसे पहले स्वामी जी श्रीलंका में उतरते हैं और बाद में चेन्नई में वगैरह आते हैं। पाम्बन नाम का राज्य है, वहाँ उतरते हैं। अरे पाम्बन का जो राजा है वो रामेश्वर वगैरह है ना, उसके पास है पाम्बन। तो वहाँ के राजा ने क्या किया, उनकी जो प्रोसेशन निकलने वाली थी ना स्वामी जी की, अब तब तो ऐसी कार वगैरह नहीं थी यार, तो घोड़ा गाड़ी में उनकी प्रोसेशन निकाल रहे, बड़ा सज धज के उसको रथ को तैयार किया। लेकिन वो राजा ने घोड़े छोड़ दिए और स्वामी जी का जो बग्गी थी वो खुद खींचने लगे। इतना आनंद हो रहा था, अरे मेरे गुरुदेव जैसे स्वामी जी, उन्होंने हिंदू धर्म का इतना नाम बड़ा किया, घोड़ों की जरूरत नहीं, मैं खींचता हूँ। अब मुझे बताओ यार, अब राजा माने कितना बड़ा है ना, उस राज्य का राजा। अपने राज्य के राजा कौन? अब पटनायक जी तो अब हमारे राज्य जैसा हो गए ना, वो तो चीफ मिनिस्टर है ना। अब तुमने कुछ पराक्रम किया और तुम्हारा ऐसा सत्कार, और वो बोलेंगे ना ना इनका रथ तो मैं ही खींचता हूँ, इतना बड़ा काम किया, तो तुम लोगों को कितना आनंद होगा। अरे उन्होंने क्या, उनके एक मंत्री ने भी अगर तुम्हारा रथ खींच लिया ना, उनको छोड़ दो, सीएम को छोड़ दो, तो तुमको कितना आनंद होगा। लेकिन स्वामी जी शांत है। हम बोल रहे हैं ना, आनंद में बह नहीं गए। जैसे हम थोड़ी देर पहले वो शब्द देखा, नदी के करंट में जो बह जाता है वो बोलते हैं इसमें दम नहीं था, करंट में डटा रहता है। वैसे आनंद के इसमें भी बहने गई स्वामी जी, बिल्कुल शांत थे। नहीं तो तुम देखो, बहुत बार हमें जब यश मिलता है ना, ऐसा बोलते हैं यश आदमी के दिमाग को खराब कर देता है, अहंकार आ जाता है लोगों में बहुत सारा। कितने सारे लोग देखो, थोड़े से गरीब है, बाद में श्रीमंत हो जाते हैं, लोगों से ठीक से बात नहीं करते, क्योंकि वो आनंद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वो आनंद का रूपांतर अभी अहंकार में हो गया। और अच्छा आदमी जो है, जिसकी स्टेबिलिटी है, वो बोलते ठीक है भगवान की कृपा से मैं हुआ हूँ, तो ये लोग भी मेरे भाई बहन ही हैं। तो स्वामी जी का नेचर ऐसा था। अच्छा, ये पॉजिटिव हो गया कि आनंद में भी स्वामी जी कंट्रोल में है। दूसरा, क्रोध में। अमेरिका में एक बार स्वामी जी भाषण दे रहे हैं और एक आदमी, एंग्लो इंडियन आदमी है, वो खड़ा होकर बोलता है भारत के लोग ऐसे हैं ना, भारत के लोग खराब है। अब इतने सारे लोग हॉल में बैठे हैं, कुछ तो उसमें स्वामी जी के भी पाश्चात्य शिष्य थे। उन्होंने देखा कि अरे हमारे गुरुदेव भाषण दे रहे और ये पट्टा बीच में खड़ा होकर गड़बड़ कर रहा है, तो क्या करेंगे वो शिष्य लोग, है ना। तो उन शिष्य लोगों ने किया ऐसा ही, लेकिन देख रहे कि अरे लेकिन हमारे गुरुदेव तो बिल्कुल शांति से हिमालय जैसा लेक्चर दे रहे हैं, तो कुछ नहीं कर पाए, बैठ गए। फिर स्वामी जी भगवान बुद्ध की स्तुति करने लगे, हमारे भारत में भगवान बुद्ध इतने महान हो गए वगैरह, तो फिर से उठ गया, भगवान बुद्ध ऐसे है ना, भगवान बुद्ध वैसे। तो पीछे के उनके शिष्य सोचने लगे, अरे इसको ना एक कोने में जाके ना उसको ठीक ही करना चाहिए थोड़ा सा। लेकिन स्वामी जी बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये देखो स्वामी जी की स्टेबिलिटी, हिमालय जैसा ठंडा थे स्वामी जी बिल्कुल। फिर ऐसा कुछ हुआ तो फिर ऐसा 3-4 बार किया, फिर स्वामी जी मुड़े। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने भी कुछ किया तो हमने कुछ करना ही नहीं है, ऐसा नहीं। तो शिवाजी महाराज का बोला, तो शिवाजी महाराज ने उन लोगों की अक्कल ठिकाने लगाई ना, लेकिन कैसे, एकदम उनके ऊपर टूट नहीं पड़े।
तो चलो तुम जाओ उधर, मैं बराबर मेरे कुछ सैनिक लेके तुम अटैक करूंगा, फिर से भाग जाऊंगा। हाँ, एक बार तो शिवाजी महाराज के सैनिकों ने ऐसा ही किया। जो बहुत सारे मुस्लिम लोग थे वो सैनिक, बस ये झाड़ियों में छुपके से आए और फाट से अटैक करके 10, 20, 25 लोगों को मार डाला। अब ये जब तक मैन से तलवार निकालेंगे तब तक तो भाग भी गए। अब इन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हम भागेंगे तो हमको डरपोक कहेंगे, और हम जिसकी स्टेबिलिटी नहीं वो क्या बोलेगा, हमको डरपोक कहेंगे, हमने भागना ही चाहिए, मारो। अरे लेकिन तुम मर जाओगे ना। मरूंगा तो भी चलेगा। ले अबे उन्होंने नहीं, अरे तुमको डरपोक बोलना है तो डरपोक बोल, और क्या गालियां देनी है दे यार, बाद में मैं तुमको दिखाता हूं, पहले यहां से भागो। भाग गए। तो ये लोग भी बहुत पीछे पीछे दौड़े उनके। हाँ, वो कहाँ मिलेंगे, उनको जंगल वगैरह तो सब मालूम था। गायब हो गए और बोले दिख ही नहीं रहे। बोले चलो अब सावधान रहो। ये बोले डरपोक लोग कहीं से भी आके, उनकी हिम्मत नहीं, सामने सामने नहीं लड़ते लोग, पीछे से वार करते। बोले कायर है। बोल यार कायर बोल। फिर से चलने लगे, बहुत देर तक चले। बोले गए, अभी डर गए। उन्होंने देखा ना, बोले हम लोग इतने हैं, हमसे लड़ पाएंगे वो मराठा। बस तलवारें मैन में रखी। इनको मालूम ही नहीं कि इनके बाजू बाजू में चल रहे जंगल में। जैसे इन्होंने मैन में तलवार रखी, अच्छा गपशप लगा के जा रहे, फिर से अटैक किया। अरे फिर से 25-50 लोगों को मार दिया। और जब तक वो संभालते, अरे आए शैतान शैतान, अरे मारो इनको। अरे का तुम जब तक तलवार निकालोगे तब तक तो भाग भी गए। आप बोले इनको छोड़ेंगे नहीं। अब बहुत दूर तक उनके पीछे घोड़े लेके गए, तो फिर से देखते, फिर से गायब हो गए। आप बोले बिल्कुल सावधान रहना। अरे लेकिन सावधान माने क्या, कितना 8, 10, 15, 20 किलोमीटर थोड़ी सावधान रहेंगे, है ना। थोड़ी देर चलने के बाद बोलते अब गए। अब तो बोले पक्का डर गए। अब जैसा इन्होंने सोचा गए, अरे गए नहीं, आए और फिर से बुरी तरह से मारा इनको। आपने ये सब लोग बोलते हैं, आप बोले छोड़ दें, ये जब तक मिलेंगे नहीं ना तब तक बोले एक भी वापस नहीं आएगा सैन्य। सभी के सभी उनके पीछे भागो भी। और ये भी मराठा, अरे आगे आगे डर रहे ऐसा पीछे से देख के पीछे पीछे देखते थे, और लोग पीछे से आ रहे, फिर से घोड़ा भगा देते। इनके घोड़े भी बड़े तेज थे, तो इनको भी लगता था अरे अभी पकड़ा, अरे ये अभी ऐसा करते करते कितना किलोमीटर लेके गए उनको दूर, फिर गायब हो गए। और इन्होंने तो बहुत देर तक वहां देखा, कोई नहीं मिल रहा है। और लेकिन अब पूरे अलर्ट के साथ तलवार निकाल के ही रखना भैया। तलवार निकाल के उनका हाथ भी दुखने लगा। अब इतने दूर तक एक हाथ से तलवार पकड़ के, एक हाथ से घोड़ा पकड़ के, बोले इन मराठों ने साला जीना मुश्किल कर दिया। और जब अपने कैंप में पहुंचे, उनका बहुत बड़ा कैंप था वहां। कैंप में क्या देखते हैं, अरे कैंप ही नहीं है उनका वहां। सब वो मराठों ने, दूसरी एक टोली पहले छुपी हुई थी वहां, सब उनका कैंप का सब सोना फोना सब लेके गए और बाकी का सब जला दिया। बराबर। अब मुझे बताओ, तो उन्होंने एक्शन ली बराबर, लेकिन अपना दिमाग खोया क्या उन्होंने, क्रोध में बह गए क्या, नहीं है। एक्शन, इट शुड बी एक्शन नॉट रिएक्शन, याद रखना। व्हाट इज इमोशनल स्टेबिलिटी, अगर कुछ जरूरत पड़े तो एक्शन लेना, इट शुड बी एक्शन नॉट रिएक्शन। ठंडे दिमाग से विचार करना। शिवाजी महाराज या इन लोगों ने एक्शन ली। रिएक्शन माने क्या होता है कि इसने मुझे कुछ बोला, मैंने भी बोल दिया, इसने एक दिया, मैंने भी एक दिया, उसने 2 दिया फिर मेरे को। अब जो बड़ा होगा वो वही रुक जाएगा, उसने 4 मारने के बाद मुझे रुक जाना पड़ेगा, है ना। तो ये रिएक्शन हुई। अब स्वामी जी देखो, अब उसकी तरफ मुड़े जो एंग्लो इंडियन, और इतना लेफ्ट राइट किया ना स्वामी जी ने, इतना लेफ्ट राइट किया, तुम लोग कितने खराब हो वगैरह सब इतिहास में से प्रूव करके सिद्ध किया स्वामी जी ने, कोटेशन दे दे के, प्रसंग बता के, तुम इतने नालायक लोग हो। अब स्वामी जी वहां जाके उसका कॉलर पकड़ के मारा नहीं यार,
लेकिन उनकी जो मुंह से जो फटकार थी ना, वो बूढ़ा आदमी रोने लगा और रोके रोके अपनी काठी ऐसा बजाते बजाते बाहर चला गया। अब आप बोलेंगे लेकिन स्वामी जी को इतना गुस्सा तो आ गया था ना, हम तो स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अरे गुस्सा आया नहीं था स्वामी जी को, स्वामी जी ने गुस्सा लाया, क्योंकि वो जैसे आदमी गया ना, स्वामी जी बराबर अपना लेक्चर जहाँ छोड़ा था ना वहाँ से बराबर चालू किया स्वामी जी ने। गुस्सा आता है तो लेक्चर चालू कर सकते थे क्या? वहीं से भूल जाते है ना। हम लोग देखो ना कभी कभी गुस्सा करते, बहुत झगड़ते, इवन तुम्हारे घर में भी देखते हैं ना कभी कभी, माताजी पिताजी वगैरह ऐसा लगता है कि अरे महाभारत ऐसा ही हुआ होगा ना, लगता है ना कभी कभी। फिर दोनों भूल जाते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर चालू हुआ था भूल जाते हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो हम भूल जाते हैं। तो स्वामी जी का वैसा नहीं होता। स्वामी जी ने गुस्सा लाया था, आया नहीं था उनको। तो इट वाज एक्शन नॉट रिएक्शन। अब देखो, हमको महान बनना है और हम यही सोच रहे कि EQ होने से हम महान बनते हैं। न्यूटन का नाम सुना है? क्या किया था न्यूटन ने? हैं? अरे यार क्या बड़ ऐसा किया तुम लोगों ने। अच्छा, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे न्यूटन, है ना, बहुत सारी खोजें है उनकी। तो देखो इस ढंग से हम सोचेंगे कि भाई ये इतना बड़ा आदमी जो है उसके माइंड का सेटअप कैसा रहता होगा। ये तो स्टेबिलिटी, तो हम वही बोल रहे माइंड का सेटअप कैसा उनका। तो न्यूटन एक बार एक प्रयोग कर रहे थे, तो यार एक प्रयोग सक्सेसफुल होने में ना कितने साल लग जाते हैं। ये बल्ब का शोध किसने लगाया? अरे ये बल्ब का नहीं, ये तो शोमेन महाराज ने लगाया। लाइट किसने शुरू किया नहीं मालूम। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आऊँगा तब मुझे बताना है। या अब ये तुम इधर उधर से जाओगे ना और मैं रास्ते में मिल जाऊँगा। महाराज बोलते हैं ना कभी कभी, ए पिले माने इधर हो, तो तुम भागती हो, रुकते नहीं। ऐसा मैं बोलूँगा और मैं पूछूंगा भी कल कि बल्ब की खोज किसने की, तो मुझे कल बताना बराबर। ओके, तो उस साइंटिस्ट ने 1000 बार प्रयोग किया तब बल्ब की खोज हुई है, 1000 बार। तो कितने साल लग गए होंगे उसको। तो वैसे ये जो एक प्रयोग रहता है, ये साइंटिस्ट लोग सालों साल मेहनत करते हैं और फिर लिखते हैं, नोट्स रखते हैं अपना कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा किया था तो इसका ये परिणाम हुआ, ये किया एक गलत परिणाम हुआ, आग लग गई, या ऐसा हुआ, बस्ट हुआ था तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे नोट्स, फिर इसके बाद ये हुआ, हाँ ये बराबर है, यहाँ तक ठीक है, और इसके बाद ये हुआ, ये भी बराबर है, ऐसी नोट्स। फिर पूरा जब क्लियर हो जाता है तब उसको ठीक से लिख के एक नई खोज लग जाएगी, एक नया इन्वेंशन हो जाएगा। तो वैसे न्यूटन एक प्रयोग के ऊपर बहुत दिन से काम कर रहे हैं और वो प्रयोग अभी लगभग सक्सेस होने के मोड़ पर है। और ऐसे समय उनकी जो लेबोरेटरी है और उनके सब नोट्स वगैरह भी है, तैयार है नोट्स। अब थोड़ा सा और कुछ मेहनत करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा ऐसा। तो एक कैंडल है, कैंडल में काम कर रहे हैं, वो कैंडल जल रही है, यहाँ उनके नोट्स है, बहुत महत्वपूर्ण नोट्स है। और शायद उस कोने में कुछ काम कर रहे, तो उनका जो कुत्ता है उसके हाथ से यार गलती हो गई, वो कैंडल वो नोट्स के ऊपर गिर गई और न्यूटन को कुछ समझ में आया, उसके पहले सब नोट्स जलकर राख हो गई। अब इतने साल की मेहनत, अब तुम अगर कुछ नोट्स लेते हो, तुम्हारे 9वीं के नोट्स रहते हैं छटाक भर, है ना, तुम तो देखते हो कभी कभी घर में गए और तुम्हारे भाई ने, छोटे भाई ने या छोटी बहन ने अगर नोट्स ऐसा फाड़ दिया तो तुम फट से ऐसा हाथ उठाओगे तुम, है ना। और यहाँ तो न्यूटन की इतने सालों की मेहनत खत्म हो गई। क्या किया होगा उस न्यूटन ने उस कुत्ते का, कुत्ते मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसा ना।
न्यूटन शांति से उस कुत्ते के पीठ पर हाथ रखता है, 3 बार ऐसा थपथपाता है, बोलते अरे तुमको मालूम नहीं बुद्धू, तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया है, बस खत्म। तो दैट वॉज स्टेबिलिटी। उन्होंने अपने मन को कंट्रोल किया है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, बराबर ना। तो हमने ये सीखना है कि भाई जितनी नहीं करते कंट्रोल तो मालूम है क्या होता है, हमें बहुत क्रोध आता है ना, और हम कंट्रोल नहीं कर पाते। जो आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता तो कितनी सारी एनर्जी हमारी निकल जाती है, बिखर जाती है हमारी एनर्जी, हमारा माइंड बिखर जाता है। तुमको अगर बहुत गुस्सा आया और किसी के साथ बहुत झगड़ा किया, ओके, और उसके बाद तुम पढ़ाई के लिए बैठे, क्या लगता है बहुत कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई होती है क्या? बहुत झगड़ा किया नहीं यार, वो मन बिखर गया है। और कॉन्सेंट्रेशन मालूम है किसको बोलते हैं? गैदर्ड माइंड। और अभी हमारा माइंड क्या है? स्कैटर्ड, बिखरा हुआ। और कॉन्सेंट्रेशन माने क्या? गैदर्ड माइंड। तो हम अगर क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे बहुत, तो बिखर जाता है हमारा मन, तो हमारे मार्क भी बिखर जाते हैं। 2 मार्क, 5 मार्क, 10 मार्क, 15 मार्क। और जिसका गैदर्ड है उसको न्यूटन जैसा यश मिलता है, बराबर। और एक बड़े आदमी का उदाहरण बताता हूं तुमको। अब्राहम लिंकन नाम सुना है? देखो इनके बारे में भी सोचना। हम थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस मैंने बताया था, एक वाक्य, क्या? जिसका हम संग करते हैं उसका हमें रंग लगता है। तो ये जो तुमको इतने मैं किससे बता रहा हूं, तो उसके ऊपर अगर हम चिंतन करते हैं ना, बराबर उसके जैसा हम बनते हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनकी भी स्टेबिलिटी जबरदस्त थी। वो चुनाव में कितनी बार हार गए हैं, बिजनेस में कितनी बार नुकसान हुआ है, और बहुत सालों के बाद वो प्रेसिडेंट बने हैं। तुम गूगल में देखना अब्राहम लिंकन एंड हिज सक्सेस, ऐसा टाइप करो, देखोगे कि अरे पहले तो अपयश ही बहुत है। अब अपयश आने के बाद उन्होंने क्या आत्महत्या की क्या? तो क्या बोल रहे, ना ना यार मुझे यश नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, अब मैं जाके दारू पीऊंगा दिन रात। वो नहीं तो वो बहुत सारे बड़े बड़े हीरो रहते हैं ना, उनके लड़के बोलते हैं ना ना हम दारू नहीं पिएंगे, हम तो ड्रग लेंगे बड़ी बड़ी पार्टी में, है ना। अरे आजकल पेपर में है ना एक किस्सा ऐसा भी आता है। तो क्या इन्होंने किया अब्राहम लिंकन ने ऐसा? नहीं, फिर से लड़ूंगा। तो स्वामी जी जो बोलते हैं नेवर गिव अप, हम लड़ेंगे, हमारी तलवार कभी मैन नहीं करेंगे। तो जो बोलते हैं ना दत्ता जी, हाँ अभी मैं वो याद आया, दत्ता जी क्या बोलते हैं? अरे हाँ बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। तो ये जो है अब्राहम लिंकन अभी प्रेसिडेंट बने हैं, तो एक मीटिंग है। अब प्रेसिडेंट बने कितनी बड़ी बात है, अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो। अब वो एक मीटिंग में बैठे हैं और उसमें से ऐसे उसके सदस्य बैठे हैं, अपोजिशन वाले भी रहते हैं ना उसमें। तो उसमें से एक आदमी ना बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का है, उसको वो सह नहीं पाता कि अब्राहम लिंकन इतने बड़े प्रेसिडेंट हो गए। तो यार भरी सभा में मालूम है क्या पूछता है वो? सो मिस्टर प्रेसिडेंट, if you don't mind, but your father was a shoemaker, am I correct? समझ में आया क्या बोला उसने? मिस्टर प्रेसिडेंट बोले मुझे ऐसा लगता है कि आपके पिताजी जूते वगैरह सिलाई का काम करते थे, बराबर है ना। अब यार हम लोग अगर प्रेसिडेंट रहते और हमें कोई याद दिलाता कि तुम्हारे पिताजी तो जूते सिलाई करते थे, उस चौक में बैठते थे, हमको कितना गुस्सा आ जाता यार। हम प्रेसिडेंट ही नहीं बनेंगे तब तो। जो गुस्सा आ जाता है ना, जिसको बहुत गुस्सा आया, स्टेबल नहीं है,
उसकी एनर्जी वहाँ ही बिखर जाती है, उसके पास एनर्जी नहीं बची अभी, वहाँ ही बिखर गई जाती है। और लेकिन ये देखो बिल्कुल शांत है अब्राहम लिंकन। वो क्या बोलते उस आदमी को, बोलते यस माय फादर वॉज अ शू मेकर, जूते बनाते थे मेरे पिताजी। बोले थैंक यू वेरी मच, आपने बोले मेरे मेहनती पिताजी की याद दिलवाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यू से यार, आपने मेरे परम पूज्य पिताजी की याद दिलवाई, बहुत मेहनत करते थे, पसीने की कमाई उन्होंने खाई, करप्शन की नहीं खाई, और वही कमाई हमको दी, और इसलिए आज हम इस पद पे बैठे हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो जो जूते सिलाने की जो कला है ना, वो उन्होंने मुझे भी सिखाई है। आपका जूता अगर कभी फट जाएगा ना तो मेरे पास ला के देना, बहुत अच्छी तरह से सिला दूंगा। अरे सब लोग तालियां बजाने लगे, अरे बोले यस दिस इज स्ट्रेंथ। स्वामी जी जो बोलते हैं स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। तो तुमको क्या लगता है यहां स्ट्रेंथ थी कि नहीं उनकी? और अगर दूसरा कोई रहता, तूने मेरे पिताजी के बारे में ऐसा बोला, तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी गया उसके पास कॉलर पकड़ने के लिए, 4 लोग उसको पकड़ रहे, 4 लोग उसको पकड़ रहे, पेपर में आता है ना। ऐसी करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ मेरे पिताजी थे, शू मेकर थे। अगर कोई बोलेंगे कि अच्छा आपकी माँ बर्तन साफ करने का काम करती थी, लोगों के घर में जाके बर्तन साफ करती थी, हाँ मुझे बड़ा गर्व है मेरी माँ के ऊपर, बहुत कष्ट किए मेरी माँ ने, और तब मुझे इतना बड़ा किया। मेरे माँ के कष्ट का हमने एक एक जो खाया, पवित्र खाना खाया हमने, करप्शन का कुछ नहीं किया। अच्छा आपके पिताजी क्या खेत में मजूरी करते थे, ऐसा सुना है? हाँ मुझे गर्व है मेरे पिता के ऊपर, ऐसा बोल सकते हैं ना हम, तो गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं। और इसलिए वो इतने बड़े प्रेसिडेंट बने। उनके जीवन का और एक किस्सा देखो, जैसा हम बोल रहे हैं ना, इट शुड बी एक्शन नॉट रिएक्शन। एक्शन लेते वो शिवाजी महाराज और उनके सैनिकों ने एक्शन ली, इवन स्वामी जी ने भी एक्शन ली, उस एंग्लो इंडियन को बहुत झापा, लेकिन इट वाज नॉट रिएक्शन कि उसने बोल दिया इसलिए उनको गुस्सा आ गया और उसकी गर्दन पकड़ने के लिए गया, ऐसा नहीं किया उन्होंने ना। तो वैसे ही अब अब्राहम लिंकन ना, तुम कभी उनका फोटो देखना, अरे यार बड़े ही बदसूरत थे वो। अब वो नहीं दिया, भगवान ने उनको रूप नहीं दिया, लेकिन मन बड़ा सुंदर दिया, माइंड बहुत अच्छा उनका दिया, हृदय बहुत अच्छा दिया, और माइंड की स्टेबिलिटी बड़ी जबरदस्त दी। तो ऐसा ही जो एक मेंबर था वो जो दुष्ट था, वैसे इनके बाकी के जो मेंबर ना, उसमें एक स्त्री थी, एकदम हीरोइन जैसा स्मार्ट थी, वो हैंडसम थी। वो क्या बोलती है अब्राहम लिंकन को एक बार बड़ी सभा में है, अच्छा बोले मिस्टर प्रेसिडेंट आप में बोले बुद्धि बहुत है। अब्राहम लिंकन बोलते यस, तो और बोले मेरे में रूप बहुत है। ये बात भी सही है, तो आगे माने वो बोलना चाहती है कि भाई आप में रूप तो है ही नहीं बराबर। तो उनको गुस्सा नहीं आया, उसको समझ में आया कि थोड़ा सा टॉन्टिंग कर रही है मुझे, लेकिन सुन तो ले क्या बोल रही, और बाद में उनको हमको जो करना है, एक्शन जो लेना है लेंगे, रिएक्शन नहीं होगी। तो बोलते मिस्टर प्रेसिडेंट, तो आपकी जो बुद्धि है और मेरा ये जो रूप है, अगर हम शादी कर लेते हैं और हमारी संतान ऐसी जो उत्पन्न होगी, तो उसमें आपकी जैसी बुद्धि और मेरा जैसा रूप आ जाएगा, तो बोले वो कितना यशस्वी हो जाएगा वो है ना। तो अब्राहम लिंकन क्या बोलते हैं, मैडम आपका प्रपोजल तो बोले बड़ा ही अच्छा है, लुभावना है, लेकिन बोले मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। बोले क्या डरने की क्या बात है? बोले हमारी जो संतान होगी वो अगर मेरे जैसा रूप लेके आएगी और आपके जैसी बुद्धि लेके आएगी तो बोले उसका क्या होगा? मेरे जैसा रूप मिलेगा उसको,
और आपके जैसी बुद्धि, माने इन ब्रैकेट में जो आपके पास तो है ही नहीं बुद्धि, है ना। वो बेचारी फिर से कभी उसने इनसे कभी पाला नहीं लिया, है ना, कभी हिम्मत नहीं की कि अरे यार ये बहुत शांति से धुलाई करते हैं, बराबर ना। शांति से करते हैं। चलो अपना भी टाइम खत्म हो रहा है। जैसे आप बोलेंगे, अच्छा स्वामी जी कभी कभी ऐसा होता है ना, ये सामने का आदमी ऐसा गधे जैसा व्यवहार करता है ना, बड़ा गुस्सा आ जाता है, लगता है ना हमें हम तो वैसे अच्छे हैं, हमारा वैसा कंट्रोल वगैरह है, लेकिन ये जो सामने का व्यक्ति है ना वो बड़ा गुस्सा दे देता है, वो ना बिल्कुल गधे जैसा। तो चलो उसका एक सत्य उदाहरण बताता हूं तुमको। हमारे एक स्वामी जी है, तो उन छोटा सा गांव है उनका, 10वीं तक ही स्कूल है उनके यहाँ, पर अगर बाकी पढ़ना है कॉलेज वगैरह तो दूसरे गांव जाना पड़ता है। तो ठीक है, कभी कोई बाहर रूम लेके रहता है वहाँ पढ़ता है, या फिर उनके गांव से ट्रेन जाती है तो ट्रेन से अप डाउन करते हैं, सवेरे निकल गए और फिर कॉलेज होने के बाद ट्रेन से वापस आ सकते हैं। उस रूट पे अच्छी ट्रेन चलती है। तो एक बार वो स्वामी जी की जो बहन है वो पढ़ रही थी उस समय कॉलेज में, उसने फ़ोन किया स्वामी जी को। तो स्वामी जी बोलते, बोलो क्या है। तो स्वामी जी बोलते हैं, देखते कि उसकी आवाज़ सुनने से स्वामी जी को समझ में आया कि ये रो रही है, कुछ गड़बड़ है। बोले क्या हुआ। तो स्वामी जी की बहन उनको बोलती है, बोले दादा आज ना मैं ट्रेन से जा रही थी ना, मैं मेरे कॉलेज में जाती हूँ ट्रेन से। बोले हाँ ठीक है। तो बोले मैं ट्रेन के डिब्बे में चढ़ी तो एक जगह थोड़ी सी जगह थी, तो उस आदमी को मैंने बोले कि आप थोड़ा सा बाजू में हो जाइए तो मैं बैठूंगी वहाँ। तो उसने बोले बड़ी उद्धट साथ बोले उत्तर दिया मुझे। तो स्वामी जी बोलते अच्छा फिर तुमने क्या किया। अरे बोले मैंने कुछ नहीं किया, फिर मैंने तो बोले और विनती की। हमने बोले अपना दिमाग क्यों गर्म करना है ना। स्वामी जी बोलते हैं हाँ बिल्कुल बराबर, स्टेबिलिटी चाहिए हमें। तो बोले मैंने फिर से विनती की कि भाई जगह है ना थोड़ा सा बाजू हो जाए। बोले फिर से उसने दुष्टता से उत्तर दिया। ऐसा 3 बार हुआ। तो उसके स्वर में दिख रहा था वो थोड़ा सा रोने का, वो नाक से भी आवाज आती है ना। तो स्वामी जी बोलते हैं अच्छा बोले तुम्हारे कहने का मतलब ये है ना कि वो जो आदमी है वो 1 नंबर का बेवकूफ, बेअक्ल, गधा है। बोले दादा बिल्कुल ठीक कहा तुमने, वो 1 नंबर का बोले गधा आदमी था। तो स्वामी जी बोलते बेटा वो अगर गधा है ना तो तुम ना गधे की सरदार हो। तो वो बोलते मैं कैसी सरदार हो गई, गलती तो उसकी है ना। तो स्वामी जी बोल रहे वही तो मैं बोल रहा हूं। अरे जब उसकी गलती है, गलती उसकी है, वो हंस रहा है, और तुम्हारी गलती नहीं है, तुम रो रही हो। तो वो अगर गधा है तो तुम तो गधे की सरदार हो गए ना। तो बोलते दादा मेरे मन में भी ऐसे ही विचार आ रहे थे, सिर्फ तुमसे मैं कंफर्म करना चाहती थी। तो बराबर है ना, ये जो स्वामी जी ने उनको बताया बराबर बताया कि नहीं। अरे यार गलती उसकी है तो उसने रोना चाहिए था, तो हम क्यों रोते हैं। ठीक है, हम आनंद में रहेंगे, हमेशा हंसते रहेंगे, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। और अब एक प्रसंग बता के फिर रुक जाते हैं, हमारा वैसा टाइम तो हो गया है। एक लड़का था, हमारे एक आश्रम में एक लड़का था। तुम जैसे इस आश्रम में पढ़ते हो वैसे उस आश्रम में भी हम कुछ लड़के रखते थे, फ्री लॉजिंग बोर्डिंग। अच्छा सा तुम स्वामी जी के ऊपर मेडिटेशन करना, जप करो, थोड़ी सी सेवा करो। वो कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन उसका प्रॉब्लम मालूम है क्या, स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है उसकी। तो क्या करता था स्वामी जी, वो बहुत उसको गुस्सा आ जाता था ना उस ढंग की स्टेबिलिटी थी, दूसरे ढंग की। क्या, उसको अगर कोई भी कुछ बोल देता था ना, तुमने यार 1 नंबर के बेवकूफ हो,
हो गया, उसका सायरन चालू हो गया। अरे कॉलेज में जाने वाला लड़का, अब उसको कितने नैपकिन दे नाक पूछने के लिए और आंख पूछने के लिए। थोड़ा सा भी कुछ हो जाता था, किसी ने कुछ बोल दिया उसको, गधा रोना ही चालू कर देता था और फिर बोलता था, स्वामी जी अब ना मैं अपने गांव चला जाऊंगा। अरे यार ये लड़का, अरे तुम्हारे गांव में कॉलेज नहीं है, कैसा पढ़ोगे ना, लेकिन ये लड़के मुझे बहुत परेशान करते हैं। तो तुम क्यों परेशान होते हो? ना ना आप बोल रहे तो रुकता हूँ, लेकिन ये ना, वो स्वामी जी सोच रहे इस बंदे का क्या करेंगे और कितनी बार इसको समझाएंगे, एक दिन तो रोते रोते सुसाइड भी कर ले गए। फिर वो स्वामी जी बोलते हैं एक काम कर, मेरे साथ लाइब्रेरी में चल तू। तो लाइब्रेरी में ना, उस आश्रम की लाइब्रेरी बड़ी अच्छी थी। चल बोले एक भगत सिंह का किताब ले। बोले क्या करना है इसका? भाई क्या करना है मैंने, क्या पढ़ना है, रूम में जाके पढ़ और 2-3 दिन के बाद खत्म, 2-3 दिन में खत्म होना चाहिए और मुझे बताना क्या क्या किया भगत सिंह ने। हाँ ठीक है, नहीं तो तुमको देख ऐसा ठीक करूंगा ना। और पढ़ लिया यार उसने भगत सिंह का। बोला क्या क्या था भगत सिंह? महाराज स्वामी जी बड़े ताकतवर थे, बड़े शूर थे, अंग्रेजों को डरते नहीं थे। ठीक। और ऐसा करके करके एक एक क्रांतिकारी, चल शिवाजी महाराज का ले अभी। तो शिवाजी महाराज, सुखदेव, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, ऐसा पढ़ते पढ़ते स्वामी विवेकानंद, ऐसा पढ़ते पढ़ते ना उसका ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जो पहले रोता था थोड़ी थोड़ी देर के लिए, अब नहीं रोता है। अब कोई उसको कुछ बोलता था, दूंगा तुमको अभी, देखो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना। रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसमें यहाँ भी हिम्मत आ गई, स्टेबल हो गया अभी माइंड। और वो हमेशा फिर वो स्वामी जी के साथ रात में टहलता था। और महाराज फिर ना ऐसा हुआ, फिर वहाँ से वो लोग ऐसा आ रहे थे, ऐसा अटैक किया उन्होंने, ऐसा शूर था, ऐसा, अरे वाह, बाप रे बाप, बाप रे बाप। और वही लड़का देखो जो हमेशा रोता रहता था ना, कुछ दिनों के बाद एक मिलिट्री का कैंप हुआ। बोले स्वामी जी मिलिट्री का कैंप होने वाला है अपने बाजू के ग्राउंड में। तो बोला फिर? बोले मैं जाऊँगा, मुझे मिलिट्री में ज्वाइन करना है। देखो जो लड़का रोता था तो बोलता मुझे मिलिट्री ज्वाइन करना है। तो बोले ठीक है, 1 महीने के बाद 15 दिन के बाद कैंप है, तो अच्छा सा एक्सरसाइज वगैरह कर। अरे सवेरे सवेरे ग्राउंड में जाके इतना भागता था, बहुत कसरत करता था यार, सिलेक्शन हो गया उसका। और पूरा भी भारत घूम के वगैरह सब AK-47 लेके घूमता है। तो समझ में आया? तो ये स्टेबिलिटी कहाँ से आई उसकी? अच्छी किताब पढ़ने से। हमने तो तुमको बोला था ना, स्वामी जी की किताब रोज 10 मिनट पढ़ो, बराबर हम में बहुत सारा फर्क आ जाता है। तो अभी अपना टाइम हो गया, शायद 1 घंटे का समय था और 1 घंटा हो गया है, तो यही हम रुक जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।